हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के साथ हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 4th केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इज ऑल्सो ए सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। जो जनरली इन 3 फैक्टर से रिलेटेड, इन 3 पॉइंट से रिलेटेड डिस्कशन जहाँ पे होता है। पहला, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मीनिंग यहाँ पे सिंपली अपन स्पीड या वेलोसिटी, फिजिक्स में जो एक वर्ड यूज करते हैं स्पीड या वेलोसिटी, सही वर्ड हो गया। डिपेंडेंस, पर्टिकुलर रिएक्शन का जो रेट होता है, क्योंकि हमें पता है कि टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो रिएक्शंस होती है वो भी स्लो और फास्ट रिएक्शन में डिफ्रेंशिएट उनको क्लासिफाइड किया जाता है, फास्ट रिएक्शन और स्लो रिएक्शन। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है और कोई पर्टिकुलर रिएक्शन उसकी मैकेनिज्म क्या होगी। इनिशियली हम ये डेफिनेशन के बाद हम पॉइंट डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग क्या, एक्चुअल में जब भी हम कोई एक्चुअल में जो रिएक्शन लेते हैं उस रिएक्शन में दो ही कंटेंट्स होते हैं। एक पर्टिकुलर इन्वॉल्व स्पीसीज जिनको हम रिएक्टेंट बोल रहे हैं और एक फॉर्म्ड स्पीसीज जिसको हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं। इनिशियली क्या होता है, टेकिंग अमाउंट जो रिएक्टेंट का होता है वो मैक्सिमम अमाउंट होता है, बट प्रोडक्ट इनिशियल स्टेट में जब टी इज इक्वल टू जीरो होता है तो ये कितना होता है, जीरो होता है। अब जैसे जैसे रिएक्शंस प्रोसीड करेगी तो रिएक्टेंट है वो अपने मैक्सिमम अमाउंट्स यानी अपनी कंसंट्रेशन उसकी क्या होती है, कंटिन्यूसली डिक्रीज होती है। और प्रोडक्ट है वो अपना अमाउंट, जो प्रोडक्ट का इनिशियल अमाउंट जो जीरो था वो डे बाय डे, सॉरी, रिएक्शन की प्रोसीजिंग से क्या होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो टाइमिंग के साथ साथ क्या होता है वहाँ पे एक चेंजेज आता है, और वो चेंजेस किस में आता है, वो आता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जो टेकिंग स्पीसीज है और जो फॉर्म्ड स्पीसीज है उसकी कंसंट्रेशन में क्या आता है, चेंज आता है। ये कंसंट्रेशन में जो चेंज है वो चेंज ही क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है। मीन्स जनरली हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, स्पीड का फॉर्मूला लिखते हैं D/T लिखते हैं, यानी कवर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे स्पीड को हमने वर्ड यूज़ कर लिया, स्पीड के लिए हमने वर्ड यूज़ किया, या वेलोसिटी के लिए हमने जो वर्ड यूज़ किया रेट यूज़ किया। बट जो डिस्टेंस हो उस डिस्टेंस की जगह यहाँ पे वर्ड कौन सा लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट। वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है और उस पर्टिकुलर चेंजेस में जितना टाइमिंग लग रहा है उसको जब डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाता है। तो सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज द स्पीड ऑफ वेलोसिटी विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। उस पर्टिकुलर टाइमिंग में जो रिएक्शन कंप्लीट होती है इसको इस जनरली रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी उसको दो रेट ऑफ रिएक्शन उसको हम जनरली दो टाइप से, तीन टाइप से डिफरेंट क्लासीफाइड करते हैं। जैसे एवरेज रेट हो गया, इंस्टेंट रेट हो गया, इनिशियल रेट हो गया। यहाँ इनके इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें ले रहे हैं एवरेज रेट। एक्चुअल में एवरेज रेट क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइमिंग जैसे पर सेकेंड में या पर मिनट में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है वो चेंजेस क्या कहलाता है, एवरेज रेट कहलाता है। तो जनरली एवरेज रेट को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एवरेज रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी और पॉजिटिव डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। यहाँ आर का मीनिंग क्या होगा, यहाँ जो ये स्क्वायर ब्रैकेट हम यूज कर रहे हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट एक सिंबल होता है किसका, कंसंट्रेशन का। तो डेल्टा आर किसको शो करा, कंसंट्रेशन इन द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और डेल्टा पी किसको शो करा है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ एक वर्ड और एक जो इस साइन का जो वेरिएशन है कि रिएक्टेंट के भी रेस्पेक्ट हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज कर रहे हैं और प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज करें। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का क्या कंसेप्ट है, एक्चुअल में क्या होता है, ग्राफिकली मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ आप लोगों के साथ। तो ग्राफिकली हम इस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, जब हम किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की टाइमिंग और कंसंट्रेशन के बीच में जब एक ग्राफ लोड करते हैं, ये टाइमिंग हो गया अपना और यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी। इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो मैक्सिमम होती है, ये रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है मैक्सिमम है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीजिंग में आएगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इस टाइप से हमें एक कर्व मिलता है रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि टाइमिंग के साथ साथ जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड कर रही है तो रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन वो डिक्रीज हो रही है। मीन्स रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन यूज किया जाता है, नेगेटिव साइन यूज किया जाता है। प्रोडक्ट के भी इसमें सिंपली जैसे अपन दो पॉइंट्स लेते हैं इसमें, ये हमारा T1 है, इनिशियल टाइमिंग होगा, और ये रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन R1 होगी। और आफ्टर सम टाइम जब फाइनल टाइम पे आते हैं, T2 पे आते हैं, तो ये उसका क्या हो जाता है, फाइनल कंसंट्रेशन P2 हो जाती है। तो जनरली यहाँ पे डेल्टा आर का मीनिंग क्या होता है, डेल्टा आर का मीनिंग होता है फाइनल कंसंट्रेशन R2 में से हमें क्या करना है, इनिशियल कंसंट्रेशन R1 माइनस करनी है। बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे R2 है वो ऑलवेज लेस देन R1। जो फाइनल कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो इनिशियल कंसंट्रेशन से क्या होती है, लोएस्ट होती है। तो ये जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है
और इस नेगेटिव वैल्यू का, लेकिन फाइनली हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है जो हम रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं वो डिक्रीजिंग नेगेटिव साइन में आ रहा है। तो बट इससे पहले हम जो नेगेटिव साइन लगा रहे हैं तो फाइनली हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किस में होगा, पॉजिटिव में शो किया जाएगा। अब यही चीज़ हम प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में देखते हैं कि हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है जिसमें हमें प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दे रखी है और एक टाइम में टाइमिंग दे रखा है। तो इनिशियली जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, जीरो होती है। बट जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन या अमाउंट वो इंक्रीज होता जाएगा और आफ्टर सम टाइम ये कांस्टेंट हो जाता है। इसमें हम देख रहे हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो T1 पे ले रहे हैं वो P1 है और फाइनल कंसंट्रेशन यदि हम T2 पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो P2 है। तो इसमें आपने देखा कि जो P2 है फाइनल कंसंट्रेशन प्रोडक्ट है वो हमेशा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट से क्या होती है, हाई होती है। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या है, एक पॉजिटिव सेंस में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो हो रहा है। तो इसलिए इसके साथ क्या होता है, पॉजिटिव साइन यूज़ किया जाता है। ये यहाँ पे नेगेटिव रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का मीनिंग होता है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का मीनिंग होता है। ठीक है, देन डेल्टा आर और डेल्टा आई। अब पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए हम इन चीज़ को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं। सपोज हमें एक पर्टिकुलर रिएक्शन है वो इस टाइप से शो की गई है जिसमें ए और बी रिएक्टेंट ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी है। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का हम जो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे वो इन चारों अवेलेबल स्पीसीज़ के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपको कौन से पर्टिकुलर स्पीसीज़ ए बी एंड सी डी में से किसकी कंसंट्रेशन हमें प्रोवाइड की है। सपोज हमें ए की कंसंट्रेशन प्रोवाइड की है तो इसको कैलकुलेट किया जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। बी की माइनस आएगा माइनस साइन के साथ और यहाँ आ जाएगा हमारे पास माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। इस टाइप से हम इसके, तो रिएक्टेंट के साथ नेगेटिव साइन आएगा, प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, पॉजिटिव साइन आएगा। बट कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी होंगे जिसमें रेट ऑफ जो हमें एक्चुअल में जो केमिकल रिएक्शन प्रोवाइड की जाती है उसमें कुछ स्टोकियोमेट्रिक कांस्टेंट होते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा कि ये जो ए और बी और सी डी थे इनके साथ ये एक्स वाई और एम एन है। एक्स वाई और एम एन क्या स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं कि नहीं, कोई इंटीजर्स हैं। जैसे हमने एक रिएक्शन देखी थी यहाँ पे N2+3H2 का एक एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें 3 क्या होगा, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गया। तो ये जो वेरिएबल्स, ये रिएक्टेंट स्पीस के साथ जो ये इंटीजर वर्ड होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। जब किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे रखे हैं एक्स वाई और एम सी की फॉर्म में, तो वो एक्स वाई और एम सी की फॉर्म में कहाँ चले जाते हैं, वो डिवाइड में चले जाते हैं। 1/x 1 फॉर्मूला वही रहेगा रिएक्टेंट के साथ माइनस डेल्टा अपॉन डी टी, बट उसके साथ जो कोफिशिएंट था वो क्या होगा, डिवाइड में हो गया। बी के रेस्पेक्ट में वही रहेगा डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, बस जो कोफिशिएंट वो कहाँ चला गया, डिवाइड में चला गया। आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अपन आगे एक हेडिंग और पढ़ेंगे जिसमें रेट ऑफ एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। उसमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, वो पावर में एक्सपोनेंट बन जाते हैं। तो आप देखेंगे इस चैप्टर में जो कोफिशिएंट है उन कोफिशिएंट को हम दो टाइप से यूज़ करते हैं। जब हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना तो एक कोफिशिएंट कहाँ जा रहे हैं, डिवाइड में जा रहे हैं। और जब हमें रेट एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना तो एक कोफिशिएंट कहाँ जा रहे हैं, पावर में एक्सपोनेंट में जा रहे हैं। तो अभी हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये जो कोफिशिएंट है वो कहाँ जा रहे हैं, डिवाइड में जा रहे हैं। अब नेक्स्ट हम पॉइंट करते हैं इसमें एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करें तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होगी। तो सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है कंसंट्रेशन टर्म और डिवाइडेड में क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है। तो सिंपली इसकी डायमेंशन क्या होगी, कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स हो जाएगा। कंसंट्रेशन किस में शो किया जाता है, कंसंट्रेशन शो किया जाता है मोल लीटर इनवर्स में। तो मोल लीटर इनवर्स, देन टाइम जनरली सेकंड या मिनट में कोई भी हो सकता है। तो इसकी जो यूनिट है वो क्या बनेगी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बनेगी। कुछ एक केसेज में आप ध्यान रखें, कई बार क्या होता है कि जो गैसियस रिएक्टेंट होते हैं तो गैसियस रिएक्टेंट में हमें क्या प्रोवाइड नहीं की जाती, कंसंट्रेशन प्रोवाइड नहीं की जाती गैसियस रिएक्टेंट में। उस समय हम क्या करते हैं, पार्शियल प्रेशर का यूज़ करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर की जो यूनिट होती है, जैसे एटीएम दे रखा है तो कंसंट्रेशन की जगह एटीएम आ जाएगा और साथ में क्या होता है, टाइम इनवर्स लेके जैसे एटीएम सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। और सपोज हमें प्रेशर वो बार में दे रखा तो क्या हो जाएगा, बार सेकेंड इनवर्स हो जाता है। ये सिंपली दो टाइप से हम इसकी गैसियस के लिए प्रेशर के रेस्पेक्ट में और अदर लिक्विड के लिए हम क्या करते हैं, इसको मोल लीटर इनवर्स के रेस्पेक्ट में शो कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास होता है इसमें एवरेज रेट। एक्चुअल में आगे जो न्यूमेरिकल वगैरह हम सॉर्ट आउट करेंगे वो सबके सब एवरेज रेट के ही सॉर्ट आउट करेंगे। इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल पोर्शन मस्ट है। इसमें 2 या 3 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, जैसे एवरेज रेट का बन जाएगा, आगे अपन ऑर्डर का पढ़ेंगे, और देन अरेनिश इक्वेशन। 3 टाइप के न्यूमेरिकल इसमें कंफर्म रहते हैं और वो एग्जाम में डेफिनेट आते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें एक थ्योरेटिकल पोर्शन आता है इंस्टेंट रेट। इंस्टेंट रेट का मीनिंग होता है जब डेल्टा टी जो है वो अप्रोचेस या डेल्टा टी टेंस टू लिमिट जीरो। डेल्टा टी जो है वो डेल्टा टी कहाँ अप्रोचेज टू जीरो होता है, उस टाइम पे जो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, मींस एक पर्टिकुलर टाइम मोमेंट पे, एक बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए जब डेल्टा टी क्या होता है, अप्रोचेज जीरो होता है, उस केस में जो एवरेज रेट है वही क्या कहलाता है, इंस्टेंट रेट कहलाता है। ये सिंपली अपन इसको लिख सकते हैं कि जब
the average rate is known as the instant rate when the delta t approaches to या tends to limit 0 is known as instant rate. Then ये भी हमने जो आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दो ग्राफ बताए थे वो ग्राफ यहाँ पे शो किए गए हैं। इन दोनों ग्राफ को अपन समझ सकते हैं। अभी पहले ऑलरेडी मैं बता दूँ, ये अब ये ग्राफ दोबारा मैं इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे ये ग्राफ में यदि हमें इस पर्टिकुलर ग्राफ में इंस्टेंट रेट कैलकुलेट करना है तो सपोज जैसे पहले हम इसमें एवरेज रेट कैलकुलेट करना तो दो डिफरेंट टाइमिंग T1 और T2 दे रखा है, उसके बिहार कंसनट्रेशन C1 और C2 दिए, उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं -dr/dt से। ये तो हमारा एवरेज रेट होगा। बट यहाँ पे जब हमें इंस्टेंट रेट कैलकुलेट करना तो इंस्टेंट रेट एक्चुअल में क्या होता है, ये जो कंसंट्रेशन टाइम कर्व जो हमें मिला है उस कंसंट्रेशन टाइम कर्व के लिए हमने एक स्लोप उसके हमने एक टेंजेंट के ड्रॉ किया है। और ये जो टेंजेंट हम इसमें ड्रॉ करें, इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है उस टेंजेंट का जो स्लोप है वही क्या होता है, इंस्टेंट रेट को शो करता है। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर टाइम मोमेंट है, ये जो टी देख रहे हैं आप, ये पर्टिकुलर टी किसको शो कर रहा है, इंस्टेंट रेट को शो करा। सिमिलरली यही चीज़ हम ये टी कैलकुलेट कर सकते हैं किसके लिए, इसमें भी वही कंसंट्रेशन टाइम कर्व के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो स्लोप कैलकुलेट करेंगे वो इंस्टेंट रेट को शो करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है, एक छोटा सा डेरिवेशन हमारे पास आता है। वो डेरिवेशन हमारे पास रेट एक्सप्रेशन या जिसको रेट लो कहते हैं, वो रेट एक्सप्रेशन या रेट लो क्या होता है। तो जिसके लिए भी हम सिंपल एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे एक पर्टिकुलर रिएक्शन हमें दे रखी है, कैपिटल A प्लस कैपिटल B मीन्स रिएक्टिंग द स्पीशीज इज इक्वल कन्वर्ट इनटू C एंड D। यहाँ पे स्मॉल a स्मॉल b एंड P एंड C, P एंड Q ये क्या हो गए, P एंड Q यहाँ पे ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो गए। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जब हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे तो हमने 11th में एक कंसेप्ट पढ़ा था, लॉ ऑफ एक्टिव मास। लॉ ऑफ एक्टिव मास जो गोलबर्ग और वागे का कंसेप्ट था। लॉ ऑफ एक्टिव मास के अकॉर्डिंग किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का जो रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो रिएक्टिंग स्पीशीज होते हैं उनके एक्टिव मास के मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁴x एंड B⁴y। ये कहाँ से यूज किया गया, ये 11th में कंसेप्ट हमने पढ़ा था, इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ एक्टिव मास के अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ अप्लाई कर दी यहाँ पे। अब थोड़ा सा अब इस एक्स और वाई को जब आप ऊपर वाले इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे हमने ए के साथ स्मॉल ए ले रखा है और बी के साथ स्मॉल बी ले रखा है। तो आप ये भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि ऊपर जो रिएक्शन दे रखे है उसमें स्मॉल ए लिया है, जबकि यहाँ पे पावर्स की फॉर्म में क्या लिया है, एक्स एंड वाई लिया है। इसको हम थोड़ा आगे क्लियर करेंगे। ये एक्चुअल में गुलबर्ग और वागे से क्लियर हो गया। देन रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल को रिमूव करें, इक्वल टू के कॉन्स्टेंट आ गया, यहाँ पे प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट आ गया, ये हमारे पास बन जाता है। अब एक्चुअली में हमें पता है कि ये तो 11th का कंसेप्ट आ गया इक्वेशन 1 तक। तो 12th में अभी हमने क्या पढ़ा है, रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे शो करें, रेट ऑफ रिएक्शन को हम शो करें -dr/dt, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इन इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या था, -dr/dt। और 11th के कंसेप्ट से अकॉर्डिंग क्या हो गया, कि A⁴x एंड B⁴y हो गया। यहाँ पे जो इक्वेशन थर्ड बन रही है, इक्वेशन थर्ड ही क्या होती है, रेट एक्सप्रेशन या रेट लो कहलाता है। यहाँ पे क्या प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है जिसको रेट कांस्टेंट कहते हैं, और इक्वेशन थ्री को क्या कहते हैं, रेट इक्वेशन या रेट एक्सप्रेशन या रेट लो कहते हैं। क्लियर है। यहाँ पे इक्वेशन थर्ड जो है वो इक्वेशन थर्ड जो है वो रेट लो को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। तो रेट एक्सप्रेशन को अपन डिफाइन कैसे करेंगे, रेट एक्सप्रेशन इज द एक्सप्रेशन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन इन टर्म ऑफ द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन वो किस में शो किया जाता है, मोलर कंसेंट्रेशन के टर्म में शो किया जाता है, जिसमें कुछ पावर्स होती हैं। ये जो पावर्स एक्स और वाई यूज़ किए हैं, ये हो सकता है कि जो कोफिशिएंट स्मॉल ए और स्मॉल बी थे उनके इक्वल हो सकते हैं और उनसे क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि ए एंड बी होगा, तो ये सेम हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे एक्स एंड बी यूज़ नहीं किया, क्या यूज़ किया, हमसे डिफरेंट टर्म एक्स एंड वाई यूज़ किया है। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है। तो रेट लॉ को मैथमेटिकली हम उस इक्वेशन थर्ड को लैंग्वेज में किस टाइप से एक्सप्लेन करेंगे, रेट लो या रेट एक्सप्रेशन इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन इन टर्म ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म हैविंग सम एक्सपोनेंट which may or may not be equal to the stoichiometric coefficient of the reaction। ये सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अब देन नेक्स्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहें, जो अभी हमने रेट कांस्टेंट के बताया उस के को हमें कैलकुलेट करना, तो इक्वेशन थर्ड थी, उस इक्वेशन थर्ड में जो टर्म है A⁴x एंड B⁴, ये स्क्वायर ब्रैकेट समझ जब ये कंसंट्रेशन का सिंबल हो गया तो वो 1 यूनिट ले लिया हमने, तो -dr/dt यानी रेट ऑफ रिएक्शन वो किसके इक्वल होगा, के होगा। तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि रेट कांस्टेंट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट ही क्या होता है, रेट
रेट ऑफ रिएक्शन ही क्या होता है, रेट कांस्टेंट होता है कब, जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट क्या होते हैं, यूनिटी होती हैं, ये इसका हो जाएगा। देन जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कैलकुलेट की, वैसे अब हमारे पास इसमें आता है, ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन 1 मार्क्स में इस टाइप से न्यूमेरिकल टाइप से छोटा क्वेश्चन बन जाता है। गिवन रिएक्शन का हमें क्या करना होता है, उसमें के की यूनिट कैलकुलेट करनी होती है या उसका ऑर्डर कैलकुलेट करना होता है, के की यूनिट या ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो के की यूनिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली अभी इक्वेशन थर्ड के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो इक्वेशन थर्ड के अकॉर्डिंग अभी आपने क्या देखा, माइनस डी आर अपॉन डी टी रखा, तो वहाँ पे कंसंट्रेशन की पावर 1 होगी, डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम की ये क्या हो गया, टाइम हो गया, इज इक्वल टू में के है, और यहाँ पे फिर क्या हो रही है, कंसंट्रेशन टर्म आ रहे थे, कंसंट्रेशन की पावर क्या आ रही थी, एक्स एंड वाई आ रही थी। तो ये कंसंट्रेशन जो टर्म है उनको जब अपन एक जगह यूज करेंगे, तो जब उनको एक जगह अपन यूज करते हैं, तो ये कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन टू पावर एक्स कंसंट्रेशन टू पावर वाई। ये कंसंट्रेशन टर्म जब अपन एक जगह मर्ज करते हैं तो हमारे पास ये ट्रांसपोजिंग के थ्रू क्या बन जाता है, कंसंट्रेशन टू पावर 1 माइनस ये एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई को जनरली हम डेल्टा एन से भी शो कर सकते हैं, प्रोडक्ट स्पीसीज का जो सम है टाइम इनवर्स आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन क्या होगा, मोल। इस टाइप से हम क्या किसी भी गिवन रिएक्शन के लिए क्या कर सकते हैं, उसके रेट कांस्टेंट के की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम ये क्लियर है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा था वो हमेशा सेम रहता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स आएगा, बट के की जो यूनिट होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन नेचर वाइज क्या हो सकते हैं, डिफरेंट आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई यानी डेल्टा एन की वैल्यू सभी रिएक्शंस के लिए क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो इसकी पावर्स अलग अलग आ सकती हैं। इस के अकॉर्डिंग वैल्यूज जो रिएक्शन तो होते हैं, उस रिएक्शन अपन नेक्स्ट एक हेडिंग और डिस्कस करते हैं, जो है अपने पास मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर, वो अपन नेक्स्ट। इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में एक डिफरेंस का क्वेश्चन है, जो राजस्थान बोर्ड में कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इनमें ये जनरली 3 डिफरेंस होते हैं, ये अपन जनरली कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग के अकॉर्डिंग अपन जो करेंगे जनरली, ये 3 डिफरेंसेस क्या हैं। फर्स्ट डिफरेंस इसमें है कि एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है कि स्पीड होती है एक पर्टिकुलर टाइम में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होने वाले चेंज को शो करती है, जबकि रेट कांस्टेंट क्या होता है, एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है जो हम रेट लॉ में यूज करते हैं। सेकंड क्या है इसमें हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो जनरली कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज ये हो गया, या टाइमिंग हो गया, टेम्परेचर होगा, उन पे डिपेंड करता है। बट ये जो रेट ऑफ कांस्टेंट होता है वो पर्टिकुलर डिपेंड नहीं कर, वो इस पर डिपेंड नहीं करता। और रेट ऑफ रिएक्शन के जनरली क्या होता है कि जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी, मतलब रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में यदि रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। बट रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट कल हम हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो इसकी एक नेक्स्ट हेडिंग के साथ रहेगा, वो हम कल डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन हम चाहें तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो न्यूमेरिकल पोर्शन जनरली हमें सपोज जैसे इस पे जो सिंपलेस्ट टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन है जैसे आपको एक रिएक्शन दे रहा है कि ये ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ए की रिएक्शन है। इस रिएक्शन में ये दे रखा है कि 0.5 से मोल से उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर 0.4 मोल हो रही है। सपोज इसके लिए टाइमिंग दे रखा है 10 सेकेंड, ये एक रिएक्शन है। तो इसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन के सिंपली रिएक्शन है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन जब हमें कैलकुलेट करना तो क्या होगा, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। ओके, डेल्टा ए की कंसेंट्रेशन वो जो चेंज हो रहा है तो कितना हो रहा है, माइनस कितना हुआ, फाइनल कंसेंट्रेशन 0.4 से हम क्या करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 0.1 डिवाइड बाई 10। ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 0.1 डिवाइडेड बाई 10, तो फाइनली हम 0.01 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इस टाइप से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सपोज इस रिएक्शन में होता है 2A इज इक्वल टू प्रोडक्ट होता, तो उसमें केवल एक छोटा सा चेंज ही हो जाता है कि सेम वही होता है, एवरेज रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, बट साथ में क्या होता है 1/2 आ जाता है, तो ऊपर वही 0.01 आएगा, बट ये डिवाइड किससे होता है, 20 से डिवाइड होता है। ठीक है, इस टाइप से हम इसको जनरली इसको सोल्ड या अनसोल्ड एग्जाम्पल को इस टाइप से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। रेट एक्सप्रेशन और मॉलिक्यूलर ऑर्डर के जो इक्वेशंस हैं उनको हम कल डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।